Again, good morning, students. Our today's topic for chapter 12, today's topic for chapter 12, electricity is numerical based on resistivity and its application. In our previous class, we understood what is resistivity. So what was the resistivity definition? The characteristic property of a material to provide resistance to the current flowing through it is called resistivity. It means that simply resistivity का मतलब था रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की क्षमता किसी भी मटेरियल की. हमने ये जाना था कि रेजिस्टिविटी एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की. मटेरियल किस चीज का बना है और उसका स्वभाव कैसा है. ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एक इंसुलेटर है तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है. अगर वो कंडक्टर है तो उसकी कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की क्षमता होगी. ओके, नाउ सी what resistivity it depends upon nature of material. Resistivity depends upon nature of material. उसकी खास बात उस मटेरियल की. It does not depends upon length, area of cross section and temperature of conductor. ये लेंथ कितनी लंबाई है उस ऑब्जेक्ट की, कितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कितना उसका टेम्परेचर, उस पर डिपेंड नहीं करता. क्यों? क्योंकि उसकी मटेरियल पे डिपेंड करता है. वो मटेरियल कैसा है उस पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी. पिछली बार देख चुके हैं ये. ओके, और फिर इट इज डिनोटेड बाय रो. देखे थे हमने, एक फॉर्मूला भी देखे थे. रो से इसको डिनोट करते हैं. और फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला हमको मिला था रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से. R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. तो उसमें से रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल. R इंटू ए अपॉन एल. बोलो याद रहेगा? यस सर, नो सर, बताओ ये याद हो सकता है? रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल. बोलो, बताएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे. याद हो जाएगा? नहीं होगा तो फिर क्या कर लेंगे, है ना? नहीं हो जाएगा. आसान है, ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है जिसमें से रो क्या है? रेजिस्टिविटी है. आर क्या है? रेजिस्टेंस है. आर क्या है? रेजिस्टेंस है. ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. देखेंगे इससे न्यूमेरिकल में और अच्छे से समझ में आएगा. ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. और एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर. ठीक है, तो रो की वैल्यू किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स होती है. मगर मान लो अभी आपको नहीं मालूम, उसका रेजिस्टेंस पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है और लेंथ पता है, देन यू कैन कैलकुलेट इट. यू कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल. अच्छा, यूनिट के बारे में देखते हैं. व्हाट इज द यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ओम मीटर. ओम मीटर. ओम मीटर कैसे हुआ? देखो, रेजिस्टेंस का ओम है, एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का, नीचे में जो लेंथ है डिनोमिनेटर में उसका मीटर. तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर में से एक मीटर कैंसिल, ओम मीटर बचेगा. वो ऐसा यूनिट हो जाएगा रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर. ओके, इतना जानने के बाद चलो कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं. ये तो पुरानी बात थी. लेट अस सी सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन देखो. ये क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर 2 मीटर लेंथ का एक कॉपर वायर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है. और बोल रहा है हैज अ रेजिस्टेंस, और उसका रेजिस्टेंस है बोलता है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ओम्स. तो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करो उस कॉपर की रेजिस्टिविटी आप पता करो. कॉपर की रेजिस्टिविटी हमको पहले से पता है, मगर इस फॉर्मूले से भी क्या वो आता है क्या, देखते हैं इसमें क्वेश्चन में. तो देखो जो दिया है गिवन में, देखते हैं लेंथ कितना दिया है. लेंथ दिया है 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर. ऐसा यूनिट में है. मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट में है, बिल्कुल सही. आर रेजिस्टेंस दिया हुआ है. देखो, रेजिस्टेंस इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ओम. इतनी चीज दी हुई है. और बोलता है रेजिस्टिविटी पता करो, तो टू फाइंड रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. नहीं पता है, मगर फॉर्मूला हमें पता है. वी नो दैट रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल. आर इंटू ए अपॉन एल. चलो सबकी वैल्यू रखते हैं. आर की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और लेंथ में है 2. तो देखो ये 2 और ये नीचे डिनोमिनेटर वाला 2 को कैंसिल कर दो, 1 1 से कटा. ओके, देन उसके बाद रो इज इक्वल टू, देखो क्या बच रहा, 1.7 बचा, 10 टू द पावर माइनस 2 बचा, और 10 टू द पावर माइनस 6 बचा. नीचे 1 हो गया, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 1. रो इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर, अब देखो माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दोनों के पावर को ऐड कर दो.
मगर माइनस माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -8। तो रो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर आ गया 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। यूनिट के साथ लिखना है, यूनिट के बिना लिखे तो मार्क्स कटते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर आंसर भी लिख दो, इतना है। बताओ बनेगा? बताओ बनेगा ऐसा न्यूमेरिकल? है आसान? बनेगा ऐसा? कोई बड़ी बात इसमें नहीं यार, मेरे को लग ही नहीं रहा यहाँ पे 80 स्टूडेंट है। 80 स्टूडेंट में पूरा जाम हो जाना चाहिए थे। यस सर नो सर भी बताने में व्हाई इट इज सो हार्ड। यस, इज इट इजी? बन जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैथ्स पे ध्यान देना है और पैटर्न को ध्यान देना है कि किस प्रकार से इस आंसर को लिखना है हमें। बनेगा? ओके, बहुत बढ़िया, बनेगा बनेगा। कई लोग ऑनलाइन क्लास में ऑन करके छोड़ देते हैं बस, है ना, ऑनलाइन में ऑन टीचर रहेगा, बाकी में स्टूडेंट्स के जवाब नहीं आ रहे। ओके ओके देन आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। अभी देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मगर एक चीज याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो भी चीजें यहाँ पे हो रही गिवन में, अगर कोई भी चीज हमारे एसआई यूनिट में नहीं दिया है, मीटर में नहीं है, कुछ भी चीज मिलीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया, तो उसको मीटर में चेंज करके लिखना, अदरवाइज यू विल गेट स्टक एट समवेयर। चलो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में देखो क्या बोल रहा है। इस न्यूमेरिकल में पूछ रहा है अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। हाँ, यहाँ फंसाया पे, यहाँ पे बोल रहा है 0.5 मिलीमीटर का डायमीटर का एक कॉपर वायर है। अब अपने को पता रहता है कि वायर असल में सिलेंड्रिकल शेप का रहता है। देखना, सिलेंड्रिकल शेप का रहता है बिल्कुल, तो उसका डायमीटर भी होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल टाइप का होगा तो उसका डायमीटर हुआ। रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी दे चुका है यहाँ पे, ठीक। डायमीटर दिया है उसका, रेजिस्टिविटी दिया है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर पूछ रहा है टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। मतलब पूछता है कि 10 ओम का रेजिस्टेंस करने के लिए कितना लंबा वायर चाहिए हमको। कोई घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन अगर ऐसा दिखे फंसा हुआ तो गिवन लिखो। गिवन में डायमीटर दिया है 0.5 mm, मतलब मिलीमीटर, उसको मीटर में चेंज करना है, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है, कुछ ज्यादा बात नहीं, डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000। अब तुम लोग, अब आप लोग स्टूडेंट्स, यू ऑल आर इन क्लास 10th, तो ये डिवाइडेड बाय 1000 से अच्छा साइंस के टर्म में लिखो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। मैथ्स में हमने देखा है डिवाइडेड बाय 1/1000 को 10 टू द पावर -3 लिखते हैं, 10 टू द पावर -3 लिखते हैं, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 अब मीटर लिख सकते हैं हम लोग, अब मीटर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। तो डायमीटर चेंज हो गया मीटर में। चलो आगे बढ़ते हैं। रो की वैल्यू दी है, रो किसका? कॉपर का। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। कुछ लोग बोलेंगे सर अब भी निकाले थे तो 1.7 आया था, अब 1.6 कैसे? हाँ, वो 1.69 होता था, तो यहाँ पे राउंड फिगर में 6 लिख लिया, कोई घबराने की बात नहीं, पास में ही है। ये रेजिस्टिविटी दिया है और रेजिस्टेंस 10 ओम का दिया हुआ है। पता क्या करना है? टू फाइंड लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्या फॉर्मूला जानते हैं? अभी रुको, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना। क्यों? क्योंकि देखो हमें एरिया नहीं मालूम है। यही पे ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल इसी प्रकार का डाटा अलग था, क्वेश्चन ऐसा ही वाला पूछा था बोर्ड में, है ना, पिछले के पिछले साल में बिल्कुल ऐसा ही वाला क्वेश्चन पूछा था। और क्या किया था आपको? डायमीटर, यस डायमीटर नहीं, हाँ देखो भाव्या अभी पूछी है सर 1.6 या 1.7 दोनों लिख सकते हैं क्या? अगर अगर आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू नहीं दिया है ना, रेजिस्टिविटी की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 क्वेश्चन में दे दिया है, तो हम क्वेश्चन में जो दिया है उसको ले लेंगे। इन केस अगर नहीं दिया है तो रटने की बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में देगा जरूर। रेजिस्टिविटी को मैंने बताया था ना, याद नहीं रखना है, रेजिस्टिविटी को याद नहीं रखना है। क्यों? रेजिस्टिविटी का तो इतना बड़ा टेबल है, कितना याद रखोगे, है ना, छोटे से बच्चे आप लोग 10th क्लास के, कितना याद रखोगे? नहीं, रेजिस्टिविटी एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन दैट मटेरियल, तो आप याद मत रखो, क्वेश्चन में दिया है उसी को लिखना, ठीक। क्वेश्चन में अगर 1.7 दिया रहेगा इंटू 10 टू द पावर -8 तो 1.7 ले लेना, मगर अपने से मत लेना, ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें डायमीटर दिया है, एरिया नहीं मालूम। तो जैसे कि बोले वायर कैसा होता है? एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे मान लो
ये डस्टर जो है ये अभी कौन से शेप का, क्यूबॉइड शेप का है ना, क्यूबॉइड शेप का है। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, बिल्कुल 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 सही, ये होगा एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बोल सकते हो अभी के हिसाब से, एक रेक्टेंगल शेप का। क्या असल में हम इस एरिया की बात कर रहे हैं ना, ये तो है पूरा 3D इस एरिया की, क्रॉस सेक्शन की, मगर सिलेंड्रिकल वायर जो होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसका सर्कल होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस होता है, रेडियस हमको नहीं मालूम, डायमीटर से पता कर सकते हैं, d बाय 2। तो चलो 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2 कितना आएगा, 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ठीक, यहां तक सही। आगे बढ़ते हैं, रेडियस पता चल गया, चलो एरिया पता करते हैं। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल टू पाई इंटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर था ना, चलो पाई आर स्क्वायर में से आर का वैल्यू रख दिए, आर का स्क्वायर किया मैंने, देखो 0.25 का स्क्वायर क्या होगा, अरे 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है तो स्क्वायर के कारण क्या हो जाएगा, 4 डिजिट के बाद बच जाएगा, तो 0.0625। अब 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 6, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, माइनस 6। ये समझ में आया क्या, बताओ बताइए, ये समझ में आया क्या, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ्स का चल रहा है। द स्टूडेंट्स दोज हु थिंक दैट इट इज थोड़ा हार्ड जा रहा है, नहीं नहीं, हाँ एक बच्चा बिल्कुल सही पूछा, सर पाई की वैल्यू को 22/7 रख सकते हैं क्या। देखो बेटा 22/7 रखोगे ना तो बाद में जाके फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है, दैट्स वाई आगे देखते हैं मैंने 3.14 रख दिया है। कोई बात नहीं है, आप 22/7 भी रखो, उसकी भी वैल्यू सेम आएगी। देखो पाई की वैल्यू को फिर रख दिए 3.14 इंटू 0.0625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक, अब देखो ये दो को आपको मल्टीप्लाई करना है, बस इतनी मेहनत करनी, बस इतनी मेहनत, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके देखिएगा, करके देखना। चलो जिसको 22/7 से ज्यादा आसान जाता है, ट्राई टू डू इट बाय दैट, ओके, मेरे ख्याल से वो थोड़ा ज्यादा आसान है। ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, 22 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद 7 से डिवाइड करोगे, जो भी है आखिरी में आएगा 0.16, सॉरी 0.196 और 10 टू द पावर माइनस 6 साथ में रहेगा, तो 0.196 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अब हमको क्या क्या पता है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, जिसमें से एल की वैल्यू निकालना है, तो एल को अकेला छोड़ दो, बाकी को उधर घुमाओ, तो ये हो गया आर इंटू ए अपॉन रो। देखो एल इज इक्वल टू आर इंटू पाई की वैल्यू, हाँ पाई की वैल्यू तो आपको याद रखना है बेटा, पाई की वैल्यू नहीं दी रहती तो आप 22/7 या 3.14 याद रखना। एक बच्ची ने पूछा कि सर पाई की वैल्यू खुद से ले सकते हैं कि, ऑफ कोर्स ट्राई, ये आपको लेना है। तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, में से एल नहीं मालूम तो एल को अकेला छोड़ दो, तो ये हो गया, देखो ए इधर गया, आर इंटू ए और रो नीचे आ गया। चलो ये सब वैल्यू मालूम है, वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने पर आएगा एल इज इक्वल टू, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 थी, एरिया हमने निकाला 0.196 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन रेजिस्टिविटी दी थी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, देखो इसको सॉल्व करना इतना कठिन नहीं है, 10 को 0.196 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा मेरी आवाज क्रैक हो रही, कोई बात नहीं, अभी क्लियर होगी, अभी क्लियर होगी क्योंकि नेटवर्क थोड़ा आता जाता है। ठीक, 10 को 0.196 से मल्टीप्लाई करो, 1.96 मिलेगा, अरे डेसिमल एक बार इधर खसकेगा, हाँ इधर चले जाएगा, इधर मतलब किधर, इधर मतलब राइट साइड चले जाएगा, एक एक डिजिट इधर चलेगा, 1.96 हुआ है ना, और बचा 10 टू द पावर माइनस 6। अब देखो नीचे में डिनोमिनेटर में 1.6 है, 1.6 से इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, तो ये 10 टू द पावर माइनस 8 है ना, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 8 बन जाएगा, अरे रेसिप्रोकल पावर में रेसिप्रोकल ऊपर 10 टू द पावर 8। अब ये 1.96 अपॉन 1.6, इसका आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करो, यहां से आप क्या कर सकते हो, या तो आप डेसिमल को हटाने के लिए 100/10 ऐसे करके हटा दो, या फिर डिवाइड कर लो। डिवाइड करना, डिवाइड करने से आपको मिलेगा 1.225। सर करके दिखाओ, तो करके दिखाना, अभी यहाँ पे उतना ये मैथ्स, दैट आई थिंक दैट 10th स्टूडेंट्स आर एबल टू दिस मच ऑफ सॉल्यूशंस, दिस मच ऑफ कैलकुलेशन, है ना। 1.96 इंटू
1.96 अपॉन 1.6, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.225। अब देखो 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 8, मतलब क्या हुआ 10 टू द पावर -6 प्लस 8। अरे पावर ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, पावर ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो -6 प्लस 8 क्या हुआ 10 टू द पावर 2। क्या बचा, लेंथ मिल रहा है 1.225 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर, 10 टू द पावर 2 मीटर, या फिर 122.5 मीटर, यानी कि 122.5 मीटर, ऐसा भी लिखोगे सही है। ये हमारा मैथ्स या फिर साइंस में आंसर लिखने का सबसे अच्छा फॉर्मेट है। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ और 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखो। ठीक है, ये बात समझ लेना, अभी से इसकी प्रैक्टिस रखना, काम आता है। ठीक, तो क्या लेंथ मिला, लेंथ की वैल्यू मिली हमें, कितना लंबा वायर होना चाहिए, एक वायर को होना चाहिए 1.225 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर का, तब जाकर कॉपर का होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इतना होगा तो उसका रेजिस्टेंस 10 ओम का होगा। क्या ये आंसर आया, क्या ये समझ में आया? हाँ, आंसर लिखना, मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ, आंसर लिखना है यहाँ पे। आंसर कैसे लिखोगे, लेंथ ऑफ द वायर शुड बी 1.225 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर। आंसर लिखना। क्या यहाँ पे समझ में आया, प्लीज टेल, क्योंकि ये न्यूमेरिकल, यही न्यूमेरिकल टाइप का पूछा था बोर्ड में और पूछता भी है ऐसा। अच्छा टाइप का क्वेश्चन है ये, बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन बन पाएंगे, बनेंगे तो एक असाइनमेंट है, इसको पीडीएफ में अभी भेजूंगा मैं, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। और इसे, हाँ इजी भी है, इजी भी है, बस इसमें न्यूमेरिकल जो इसमें फंसते हैं वो है कैलकुलेशन में, थोड़ा सा डिवाइड में डेसिमल वेसिमल आ जाता है बस, अदरवाइज इट इज इजी। ये है अपना असाइनमेंट, ये है अपना असाइनमेंट सर। 10 टू द पावर 10 माइनस 6, 10 टू द पावर -5। ओके, देखो असाइनमेंट देखना, असाइनमेंट के क्वेश्चन को आप, इसको अगर आप सेंड करेंगे, आंसर को सेंड मत करना, बट एटलीस्ट असाइनमेंट कंप्लीटेड ये जरूर लिखना मैसेज में। अच्छा, आई एम नॉट गेटिंग मैसेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, सो प्लीज गिव इट, प्लीज बोल रहा हूँ, है ना, अदरवाइज आई विल सेंड द नेम्स। कौन कौन नहीं भेज रहा, कोई नहीं भेजा था पिछली बार का, तो शायद आप लोग रिवीजन में ही बिजी हो गए थे, बट यू हैव टू सेंड इट। ओके, देखना ये क्वेश्चन को, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, what will be the resistance of metal wire of length 2 मीटर दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और रेजिस्टिविटी दी हुई है, तो रेजिस्टेंस पता करना है, बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाए इसलिए ये भेजा गया है। हाँ हाँ, एक बात, अभी इसी में एक चीज पूछा था, इसी में एक चीज पूछा था, देखिए इसी क्वेश्चन में एक चीज पूछा है, यही क्वेश्चन में पूछा था ना, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। ट्राई टू सॉल्व, इसको सॉल्व करना, क्या करना, डायमीटर को डबल कर देना, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर का डबल क्या होगा, जो भी होगा डबल इंटू 2 करना, और फिर रेजिस्टेंस निकालना, और देखना रेजिस्टेंस में, सॉरी, और फिर लेंथ निकालना, फिर देखना रेजिस्टेंस में कितना फर्क आएगा। सॉरी मैंने गलत बोला, आप डायमीटर को इतना लेना और लेंथ जितना निकला है उसको लेना, और रेजिस्टेंस में कितना फर्क आएगा, पहले 10 ओम था, बाद में क्या होगा, इसको सॉल्व करना। बाय द वे, यही क्वेश्चन मैंने पिछले वाले में पूछा था, अगर डायमीटर डबल होता है तो रेजिस्टेंस में कितना फर्क आता है, अगर वो याद होगा, उसका सॉल्यूशन मैंने नहीं दिया है, मगर ट्राई टू सॉल्व इट, ये आप एक पार्ट ऑफ असाइनमेंट समझना, मैंने इसको सॉल्व करके नहीं दिखाया है, बट हाँ वॉट एवर इज दैट, हाँ ओके, ठीक, मैं अच्छा इसके बारे में अभी बताता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये तो हुआ न्यूमेरिकल। ओके, एक असाइनमेंट भी मिल गया, इसको सॉल्व करना। हाँ हाँ, कंप्लीशन रिपोर्ट भेजना, इसी चीज का जो अभी आज पढ़े उसी का आप कंप्लीशन रिपोर्ट भेजना, कि ये हुआ कि नहीं, कितना हुआ, कंप्लीट हुआ कि नहीं, एटलीस्ट आई शुड नो। ओके, ये असाइनमेंट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग, रेजिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन मटेरियल। हम लोग ये देख चुके हैं, ये टेबल हम देख चुके हैं, याद आ रहा है, ये टेबल रटने की बात नहीं, ये देखे हैं, याद आ रहा है, रिमेंबर दैट, ये सिल्वर का इतना रेजिस्टिविटी था, कॉपर का इतना रेजिस्टिविटी था, एल्युमिनियम का इतना था, याद आ रहा है क्या, ये बताइए, है ना, ये आसान था।
आसान मतलब समझने में आसान था। कैसे आसान था? देखो इसमें हम लोग रिलेट क्या कर पा रहे हैं। देखो जितने मेटल्स हैं उसकी रेजिस्टिविटी कम है। जितने मेटल्स मतलब सारे मेटल्स तो नहीं है, मगर सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, ये इन मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम है। रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टिविटी कम है, इसका मतलब ये अच्छे कंडक्टर है, अच्छे कंडक्टर है, पास होने देंगे करंट को। ठीक, आगे बढ़ते जाएंगे, रेजिस्टिविटी बढ़ते जा रही है। अलॉय में हम गए, देखो अलॉय मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन और निक्रोम में देखो रेजिस्टिविटी बढ़ गई। ठीक, और इसके आगे भी होते हैं इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखना, दिया हुआ है उसमें ना, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर की वैल्यू दी है, उनकी रेजिस्टिविटी और ज्यादा होती है। इस टेबल से कुछ क्वेश्चन फंसते हैं, ऐसे नहीं, कैसे टाइप के, ये पूछता हूं। देखिए, विच मटेरियल इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। देखो कौन से मटेरियल्स को इलेक्ट्रिक वायर के लिए यूज करते हैं, बताओ मुझे, चलो बताओ चैट में, प्लीज टेल, कौन से वायर को मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। ठीक, आंसर आ रहा है, ठीक। बिल्कुल सही। एक बच्चे ने कैसे निक्रोम लिख दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। निक्रोम वायर को यूज करते हैं क्या बेटा? निक्रोम वायर को यूज करते हैं क्या इलेक्ट्रिक वायर में? नहीं, है ना। सारे लोग कॉपर वायर लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कॉपर वायर। चलो देखते हैं क्यों। देखो इससे रिलेटेड, एन इलेक्ट्रिक वायर शुड हैव लीस्ट रेजिस्टिविटी टू फ्लो करंट थ्रू इट। क्या बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी बहुत कम रहनी चाहिए एक इलेक्ट्रिक वायर की, क्योंकि करंट को फ्लो होना है। बिल्कुल सही। एक बच्ची ने लिखा है सिल्वर भी यूज होते हैं ना, बिल्कुल सही है ना। हाँ, एक बच्ची ने लिखा है सर सिल्वर भी तो यूज होते हैं ना। वही चीज बताने वाला हूं मैं, वही चीज बताने वाला हूं। क्योंकि देखो अभी हमने देखा कि यहां पर सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बताया रेजिस्टिविटी सिल्वर की बहुत कम है, सिल्वर भी तो यूज हो सकता है, सिल्वर भी यूज होता है, हम देखेंगे। ठीक, तो क्या बोल रहा है, रेजिस्टिविटी शुड बी वेरी लेस टू फ्लो करंट थ्रू इट, करंट को फ्लो करने के लिए। फ्रॉम द अबाउ टेबल रेजिस्टिविटी सिल्वर की वैल्यू सबसे कम है, रेजिस्टिविटी सिल्वर की सबसे कम है, इसीलिए बोल सकते हैं कि सिल्वर मेटल इज बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल को हम सबसे बेस्ट बोल सकते हैं, सबसे अच्छा बोल सकते हैं कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मगर ये कॉस्टली भी होता है। ठीक, कॉस्टली होता है क्या? हाँ, वायर्स बहुत बड़े बड़े बनाने हैं, मगर वो कॉस्टली भी होता है। इसीलिए इसीलिए कॉस्टली होने के कारण हम उसे यूज नहीं कर रहे, हम उसको यूज नहीं करते। बाय द वे करते हैं, आपको मैं एग्जांपल दूंगा कहां पे करते हैं, यूज करते हैं हम उसको वायर बनाने के लिए। कहां पर करेंगे वो बताऊंगा, बट लंबे वायर्स बनाने के लिए यूज नहीं कर पाते। देयरफॉर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। सिल्वर से ज्यादा ही है इसकी रेजिस्टिविटी, बट बाकी कंपैरिजन में थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, थोड़ा क्या, काफी कम है। दैट्स व्हाई ट्रांसमिशन में हम लोग कौन सा ट्रांसमिशन, मतलब आप देखे होंगे वायर्स जो बहुत दूर दूर तक जाते हैं, घरों में जो वायर यूज होते हैं वो या तो कॉपर या एल्युमिनियम के यूज होते हैं। ओके, ये बात समझ में आई? देखो इसी से रिलेटेड आप देखे होंगे वायर्स में, जो इस कलर का वायर जो दिखेगा वो क्या है, कॉपर है। कुछ इस कलर का जो दिखता है वो एल्युमिनियम है। कलर पे नहीं जाना है, मटेरियल है कॉपर ये, और ये है एल्युमिनियम। ये दो वायर्स मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं हाउस होल्ड पर्पसेस। अब बात फंसी कि सर सिल्वर कहाँ यूज होता है ना। सिल्वर कॉस्टली है, फिर भी ऐसी जगह में यूज होता है जहां पे हमको करंट को बिल्कुल नाप तोल के कम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कराना है। सोलर पैनल्स में सिल्वर के वायर यूज होते हैं, सोलर पैनल्स में सिल्वर के वायर यूज होते हैं, बिकॉज वहां पर सेमीकंडक्टर डिवाइस रहेगा। हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में रहते हैं। हाँ, सिल्वर वायर्स आपको शायद कहीं कहीं ऐसी जगह मिलेंगे जहां पर आपको प्रिसीजन चाहिए, मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस चाहिए और करंट बहुत आसानी से फ्लो हो। ऐसे जगह एक्सपेरिमेंट में, जहां पे आपको कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर ऐसी जगह जहां पर सोलर पैनल, सोलर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यहां पर कुछ कुछ जगह में सिल्वर वायर भी यूज होते हैं, ये जानने की बात है। बट सिल्वर इज हैविंग लीस्ट रेजिस्टिविटी। वायर के लिए क्या यूज होता है कॉमन कॉमन वे में, कॉपर एंड एल्युमिनियम। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है, वही है ना, क्वेश्चन पूछ लेता है विच मटेरियल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिक वायर्स, एक्सप्लेन व्हाई। तो जवाब बनाना चाहिए, क्या बनेगा, रेजिस्टिविटी कम होती है, सिल्वर थोड़ा कॉस्टली है इसलिए नहीं यूज होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक रेजिस्टेंस वायर। अब ये रेजिस्टेंस वायर क्या होता है?
रेजिस्टेंस वायर क्या होता है पहले तो वो समझते हैं. रेजिस्टेंस वायर शुड ऑफर हाई रेजिस्टेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट. रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए. रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए. कहां यूज होता है रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस वायर, ये देख लेते हैं. रेजिस्टेंस वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, रूम हीटर, वाटर हीटर जिसको गीजर भी बोलते हैं, हेयर ड्रायर. यहां पर देखना, आप देखे होंगे कुछ एक कॉइल्स टाइप के रहते हैं या एक प्लेट्स टाइप की रहती है, वो रेजिस्टेंस वायर होता है. वो रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, मगर इतना भी ज्यादा कि नहीं करंट ही ना फ्लो हो. करंट फ्लो होने दे मगर रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए. क्यों क्यों हाई होना चाहिए? क्योंकि हम लोग आज इसी चैप्टर में, आज नहीं इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस असल में हमारे काम की चीज है. करंट फ्लो हुआ वायर से, कुछ करेगा नहीं तो हमारे क्या फायदा आएगा? करंट फ्लो हो गया एक वायर से, बस हमको झटके देने का काम आएगा, वो कोई काम नहीं आएगा. रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या काम आने वाला है? कुछ ना कुछ हीट पैदा करेगा, कुछ ना कुछ लाइट पैदा करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स पैदा करेगा जिससे पंखा घूमेगा. कुछ ना कुछ ऐसा काम करने वाला है. रेजिस्टेंस काम की चीज है, रुकावट है करंट के लिए मगर हमारे काम की चीज है वो. यहां पर वो हीट पैदा करने वाला है. रेजिस्टेंस हाई रहेगा, हीट पैदा करने वाला है. कितना हीट पैदा करेगा, हीट क्यों पैदा करता है, इसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक दो टॉपिक के बाद. अभी ये समझ लो रेजिस्टेंस वायर होते क्या है? हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल होते हैं जो किसमें यूज होते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, रूम हीटर, जहां पे हीट पैदा करना है कुछ इस प्रकार के. देन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सम कॉमनली यूज्ड रेजिस्टेंस वायर कौन से हैं. तो देखो, हम लोग मेटल को यूज नहीं कर सकते, सॉरी प्योर मेटल को यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस थोड़ी कम रहती है. उसमें कुछ इंप्यूरिटीज डाल दो या फिर उसमें दूसरे मेटल्स डाल दो तो वो बन गया अलॉय. और अलॉय कुछ ऐसे रहते हैं, सारे अलॉयज नहीं, कुछ कुछ अलॉयज ऐसे रहते हैं जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा रहता है, जैसे कि मैंगनीज, कांस्टेंटन और निक्रोम. अभी देखे थे हमने टेबल में. ये सारे जितने अलॉयज हैं ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे? हाँ, दिव्यांश पूछ रहा है सर टंगस्टन इज अ अलॉय और नॉट. नो, टंगस्टन इज नॉट अ अलॉय, है ना. टंगस्टन इज अ मेटल एक्चुअली, मगर उसको हम लोग यूज करते हैं बल्ब में, बल्ब के फिलामेंट में. उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं रहता जितना ये अलॉयस का है. हाँ, मगर उसकी एक फायदा रहती है, वो क्या होता है, मेल्ट नहीं होता रेड हॉट होने पे भी, तो उसके बारे में देखेंगे. मगर यहां पर जो यूज करते हैं हीटिंग डिवाइसेस के लिए, वो मैंगनीज, कांस्टेंटर और निक्रोम करते हैं. ओके, क्यों करते हैं अभी देखते हैं. कुछ ऐसा दिखता है हीटिंग डिवाइसेस का जो वायर होता है, हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं इसको, हीटिंग एलिमेंट. ऐसा देखे होगे आप हीटर में, टोस्टर में, है ना. ये सब चीज आप देखे होगे. पिक्चर में थोड़ा पिक्चराइजेशन ठीक हो जाता है. हाँ, टीन इज अलॉय. यस, टीन इज अलॉय. एक बच्चा पूछा टीन इज अलॉय क्या सर? टीन में अलॉय बनाते हैं, टीन का अलॉय बनाते हैं एक्चुअली, है ना. माइक्रोवेव में नहीं होता बेटा. एक बच्ची पूछी सर माइक्रोवेव में हीटिंग एलिमेंट यूज होता है कि माइक्रोवेव वेव पैदा करेगा, वो अलग चीज है. ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं. तो देखिए होता क्या है एक्चुअली, व्हाट दिस हीटिंग डिवाइसेस के एलिमेंट करते क्या है. जनरली alloys like nichrome is used for making heating element. जनरली यूज करते हैं निक्रोम को. और क्यों करते हैं, इसका क्वेश्चन बनता है, कि why nichrome is used as heating element in heating devices. तो इसके दो कारण है. एक तो पहला आपको पता है कि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, तो क्या हो गया, निक्रोम हैज अ हाई रेजिस्टिविटी. ठीक, ड्यू टू विच, हाई रेजिस्टिविटी के कारण वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. रेजिस्टेंस के कारण हीट ज्यादा होता है. देखेंगे, इसको समझेंगे. अभी इतना समझ लो, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना और करंट को फ्लो होने भी देगा तो उसके कारण हीट पैदा होगा. हीट पैदा होगा तो हमारे काम आएगा. और एक बात, निक्रोम डज नॉट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, हीट पैदा करने वाले दूसरे एलिमेंट भी है, मगर इसकी खास बात, निक्रोम की खास बात ये होती है कि ये डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, या फिर बोल सकते हैं ये जो निक्रोम है ना, ये बर्न नहीं होता. अच्छी भाषा में बोले, साइंस की भाषा में, तो डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन नहीं होता. देखो गर्म होने पर ये रेड दिखा था ना अभी पिक्चर में, हॉट हो गया था, इतना गर्म दिख रहा था कि रेड बन गया था. मगर रेड होने के बाद भी इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये बर्न नहीं होता. हाई टेम्परेचर में भी मेल्ट नहीं होता, साथ में बर्न भी नहीं होता.
और ड्यू टू दिस निक्रोम वायर कैन बी केप्ट रेड हॉट, और इसके कारण उसको काफी देर तक रेड हॉट तक रख सकते हैं हम लोग विदाउट बर्निंग और ब्रेकिंग इन दी एयर। बिना मेल्ट हुए, बिना बर्न हुए उसको रेड हॉट तरीके में रख सकते हैं हम लोग, ताकि वो हीट प्रोवाइड करता रहे। ये दो कारण हुए, पहला क्या, रेजिस्टिविटी हाई है, और दूसरा इसका इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, या फिर बोल सकते हैं बर्न नहीं होता या मेल्ट नहीं होता। अलॉयज दूसरे हो जाते हैं, निक्रोम की खास बात बता रहा हूं मैं, है ना, निक्रोम की खास बात होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि ये बहुत आगे में जाके मेल्ट होता है, बहुत हाई टेम्परेचर में जाके, तो सह लेता है इतनी गर्मी, साथ में ऑक्सीडेशन भी नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा कम समय बचा है बच्चों, अगर कम समय बचा है, वापस आना सबके सब, अभी कितने बच्चे हैं देख लेता हूं मैं, सबके सब वापस आना है। 83 स्टूडेंट्स आर हियर, ऑल हैव टू कम बैक, ओके, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट बचा है, 10 मिनट और लूंगा मैं, ओके। हाँ, तो क्या समझ में आया, निक्रोम की हाई रेजिस्टिविटी होती है और ये ऑक्सीडेशन नहीं होता इसके अंदर, रेड होने, इतना हीटेड होने पर भी। सो दिस टू थिंग्स हैव टू बी रिमेंबर्ड। ये भी क्वेश्चन ऐसा पूछा है, कभी पूछा है, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से ईयर में, दैट व्हाई निक्रोम इज यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट इन हीटिंग डिवाइसेस whereas other alloys are also there, है ना, इतने अलॉयज में से निक्रोम को ही क्यों यूज करते हैं, ओके। तो निक्रोम का क्या है, निकल, क्रोमियम और आयरन से बना हुआ है ये, और इसको क्यों यूज करते हैं, ये बात, हाई रेजिस्टिविटी, do not undergoes oxidation. So here we have understood that why nichrome is used as a heating element in heating devices. So now let us move to the next topic. Which material is used to make insulating material? तो हम लोग अभी क्या समझ गए कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं वायर, इलेक्ट्रिक वायर की तरह। फिर उसके बाद कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टिविटी कुछ हाई होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, करंट को फ्लो होने देते हैं और हीट पैदा करते हैं, फिर भी मेल्ट नहीं होते, फिर भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, जिसके कारण से बर्न नहीं होते, उसको यूज करते हैं हम लोग हीटिंग एलिमेंट की तरह। बट देयर आर सम मटेरियल्स which is having high resistivity higher than the alloys, और वो क्या करते हैं, they do not let the electric current flow through them. That's why these materials are used as insulating material. और क्यों यूज करते हैं ये भी समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, an insulating material should offer high resistance to the flow of electric current. Yes, of course, एक insulating material की खास बात ये नहीं रहनी चाहिए कि ये बहुत हाई रेजिस्टेंस वाला रहना चाहिए, करंट फ्लो होने ना दे। दूसरी चीज, इट शुड नॉट मेल्ट और गेट हीटेड इजिली, ये ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और मेल्ट नहीं होना चाहिए जल्दी इलेक्ट्रिक करंट के आसपास। एंड देयरफॉर इंसुलेटर्स सच एज हार्ड रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज्ड टू कवर वायर्स एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम हजार्डियस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इसीलिए आपने देखा होगा वायर्स के ऊपर में एक कोटिंग रहती है स्पेशल काइंड ऑफ रबर की, कुछ प्लास्टिक्स भी होते हैं, जैसे आप प्लग्स में देखे होंगे, है ना, स्विचेस में देखे होंगे, वहां पे एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज टू अवॉइड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू यू, आप में इलेक्ट्रिक करंट का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण डेथ भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण बड़े बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं, करंट आप में से फ्लो मत हो, ऐसे चीजों को रोकने के लिए इंसुलेटर्स यूज करते हैं। इन इंसुलेटर्स की खास बात क्या होती है, इन इंसुलेटर्स का रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है, ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये मटेरियल की खास बात ही यही होती है, नेचर ऑफ मटेरियल यही होता है कि इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, अलॉयज से भी ज्यादा। इसीलिए these are used as insulators to avoid accident. You must have seen this kind of picture. वायर्स के ऊपर कुछ एक कोटिंग रहती है, वायर इसके अंदर कॉपर का रहेगा, एल्युमिनियम का रहेगा, मगर उसके ऊपर प्लास्टिक रबर की कोटिंग कुछ रहती है। Why? To avoid the direct contact of electricity with your body. So here we have understood what are the applications of resistivity. Resistivity एक मटेरियल की खास बात नेचर होता है, और उसमें से हम लोगों को ये समझना है कि उसकी अलग अलग एप्लीकेशन है। अगर कम है रेजिस्टिविटी किसी ऑब्जेक्ट की, किसी मटेरियल की, तो वो वायर्स की तरह यूज होगा।
अगर उसकी थोड़ी ज्यादा है मगर वो मेल्ट नहीं होता ज्यादा और हीट प्रोवाइड करता है तो उसे हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज करेंगे। और अगर वो इंसुलेटर है, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता अपने में से और मेल्ट भी इतनी जल्दी नहीं होता, तो उसको इंसुलेटर की तरह यूज करेंगे। This kind of question have been asked in board, that's why we are going to this. So what are these question? चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, give two reasons why nichrome alloy is used for making the heating element of electrical appliances. हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए निक्रोम को क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो इसके 2 पॉइंट्स होंगे, याद है अभी डिस्कस किए थे हमने। ट्राई टू गिव दिस आंसर एज एन असाइनमेंट। As well as one question is there, why copper and aluminum wire usually used for electric transmission? इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए क्यों कॉपर और एल्युमिनियम को ही यूज किया जाता है? This answer is also discussed. Try to give this answer in your own words. This is it for today. Today we have understood the resistivity numericals and application of resistivity. Try to solve the numerical, try to solve the numerical assignment as well as try to answer this question. Keep studying. Have a nice day.